नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। लेकिन इसे हम पढ़ेंगे सीधे सीधे परीक्षा के नजरिए से। मतलब सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक काल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चारों वेदों को समझेंगे जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि उस समय का समाज और राजनीति कैसी थी। और आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें परीक्षा के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वैदिक काल का एक परिचय। अब देखिए, किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को समझने के लिए सबसे जरूरी है उसका टाइम फ्रेम जानना। इतिहासकारों ने इसे दो मेन पार्ट्स में बांटा है। ये दो पीरियड कौन से हैं? पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इन डेट्स को, इन तारीखों को बिल्कुल रट लेना है क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं इस पूरे पीरियड के सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत की, यानी हमारे चार वेद। देखिए, एग्जाम्स में इस सेक्शन से भर भर के सवाल बनते हैं, तो हर वेद की जो खास बातें हैं उन पर हमें पूरा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले ऋग्वेद, यह सिर्फ सबसे पुराना ही नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट वेद भी है। इसे स्तुतियों का वेद भी कहते हैं। इसमें है क्या? इसमें देवताओं की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में लिखे गए मंत्र हैं। कह सकते हैं कि यही वैदिक सभ्यता की नींव है। अच्छा, अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और सूक्त कितने हैं? 1028। ये दोनों नंबर, 10 मंडल और 1028 सूक्त, इन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए ऋग्वेद से जुड़े कुछ और सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पुरोहित इसके मंत्र पढ़ते थे उन्हें कहते थे होत्री। याद रखिएगा, होत्री। इसका जो तीसरा मंडल है उसी में हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल वो पूरी तरह से सोम देवता को डेडिकेटेड है। और हाँ, 10वां मंडल सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसके पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ये सारे पॉइंट्स टॉप प्रायोरिटी फैक्ट्स हैं। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। यहां साम का मतलब ही होता है गान या गाना, तो बिल्कुल साफ है, इसे धुनों का वेद कहते हैं और यही से भारतीय संगीत की शुरुआत मानी जाती है। बस इसके बारे में इतना जानना काफी है। सामवेद से जुड़े कुछ खास तथ्य। इसके मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसके ज्यादातर मंत्र असल में ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सिर्फ 75 मंत्र ही हैं जो इसके अपने नए हैं। चलिए अब यजुर्वेद को देखते हैं। यह है कर्मकांडों का वेद। मतलब इसमें यज्ञ कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, उसकी विधियां क्या हैं, ये सब बताया गया है। एक तरह से ये यज्ञ करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। यजुर्वेद की एक बहुत ही यूनिक बात है कि ये दो हिस्सों में बटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब यहां पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य यानी प्रोज और वर्स दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य यानी वर्स में। ये छोटा सा अंतर एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो इसे ध्यान से समझ लेना है। और अब हमारा चौथा और आखिरी वेद, अथर्ववेद। ये बाकी वेदों से थोड़ा अलग है। ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, बीमारियों का इलाज, औषधियां, इन सब का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद के कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और करीब 6000 मंत्र हैं। और हां, इसके 3 मेन उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इनमें से एक का जिक्र अभी आगे आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेबल है ये चारों वेदों का एक क्विक समरी है। एक नजर में सब कुछ, ऋग्वेद स्तुति, सामवेद संगीत, यजुर्वेद कर्मकांड और अथर्ववेद तंत्र मंत्र, और इनके पुरोहित होत्र, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। रिवीजन के लिए ये स्लाइड परफेक्ट है। अच्छा, वेदों के बाद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। ये ग्रंथ क्या हैं? ये एक तरह से वेदों पर कमेंट्री हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उनके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर और ज्यादा रोशनी डालते हैं। और देखिए, इन्हीं ग्रंथों में से एक से हमें मिला है भारत का नेशनल मोटो, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और ये उपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा है। ये फैक्ट तो मतलब अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए
अब लिटरेचर से आगे बढ़ते हैं और उस दौर के समाज और राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ खास शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे इन शब्दों का मतलब पूछ लिया जाता है। इस स्लाइड में कई इंपॉर्टेंट वैदिक टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन चलिए 2-3 पर खास ध्यान देते हैं। पहला शब्द है गविष्टि। इसका मतलब होता था युद्ध, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है गायों की खोज। अब सोचिए, इससे क्या पता चलता है? इससे यह साफ होता है कि उस सोसाइटी में गाय ही धन का सबसे बड़ा सिंबल थी। दूसरा शब्द देखिए, राजा। राजा को जनस्य गोपा या गोपति कहते थे, मतलब कबीले का रक्षक या गायों का स्वामी। तो फिर से कैटल वेल्थ की इंपॉर्टेंस दिखती है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस युग की इकोनॉमी और सोसाइटी की पूरी कहानी बताते हैं। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना, वेदों से लेकर समाज तक। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे चैप्टर से वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो चलिए अब कुछ रैपिड रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहला पॉइंट, प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं की लड़ाई। ये कौन सी नदी के किनारे हुई थी? परुष्णी नदी के। और परुष्णी का आज का नाम क्या है? रावी। एग्जाम के लिए प्राचीन और नया दोनों नाम याद रखना जरूरी है। अब नदियों की बात करते हैं, यहां से भी सवाल बनते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा बार जिक्र किसका हुआ है? सिंधु नदी का। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, आज की सबसे पवित्र नदी गंगा का जिक्र ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार है और यमुना का सिर्फ 3 बार। और आखिर में अगर ऋग्वैदिक काल को 4 पॉइंट्स में समराइज करना हो तो वो ये हैं। नंबर 1, मेन ऑक्यूपेशन था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नंबर 2, एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। नंबर 3, सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। और नंबर 4, समाज था पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल। तो ये थी वैदिक काल से जुड़ी वो सारी जरूरी जानकारी जो एग्जाम्स में काम आएगी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। जरा सोचिएगा कि वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना, खासकर वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, उसने भारत के आगे के इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की गहरी समझ की मांग करता है। इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। धन्यवाद।